बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, तो हमने स्टार्ट करना है प्री पार्टीशन पीरियड से। पाकिस्तान स्टडी को स्टार्ट करना है हमने, और इसको हम स्टार्ट करेंगे प्री पार्टीशन पीरियड से। और ये जो पाकिस्तान स्टडी है, इसका प्री पार्टीशन पीरियड स्टार्ट होता है 1857 से, और 1857 से जाता है 1947 तक। और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे पोस्ट पार्टीशन पीरियड, यानी कि 1947 से ऑनवर्ड। और प्री पार्टीशन पीरियड में जितनी भी डेवलपमेंट्स हैं जो कि हमें पाकिस्तान बनने की तरफ लीड कर रही हैं, उनको हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे। और जो पोस्ट पार्टीशन पीरियड है, उसमें जितनी भी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं, ठीक है, पाकिस्तान बनने के बाद जितनी भी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुई, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशंस बने, जितने भी जो है वो हुक्मरान आए, उनका इक़्तिदार कैसा रहा, जितनी भी कॉन्स्टिट्यूंट असम्बलीज बनी, फिर जितने कोई मार्शल लॉ लगा या एमरजेंसी लगी, ये जो डेवलपमेंट्स हुई उनको हम पोस्ट पार्टीशन में डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये जो 1857 से हमने इसको डिस्कस करना है, इसका बैकग्राउंड भी आपके जहन में होना चाहिए कि 1857 जो है इसमें क्या हालात थे। ठीक हो गया। आपको पता है कि ब्रिटिशर्स जो है वो यहाँ पे अपना मुकम्मल तौर पे कब्जा जमा चुके थे। अपने वैसे बेचने तो अपने मिसाले पतियाँ आए थे, लेकिन ये है कि वो आहिस्ता आहिस्ता बर सग़ीर में मुकम्मल तौर पे बंगाल से उन्होंने स्टार्ट लिया, और बंगाल से होते होते पूरे बर सग़ीर में मुकम्मल अपना वो कब्ज़ा जमा चुके थे। ठीक है, आए तो 1600 में थे, ठीक है, लेकिन 1600 से लेके 1857 तक अपना मुकम्मल तौर पर कंट्रोल जो है वो कर चुके थे बर सग़ीर पर। और इसमें डिफरेंट वार्स भी उन्होंने लड़ी, जिसमें वार ऑफ बगज़र थी, वार ऑफ प्लासी थी, वार ऑफ बिडारा थी। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है ऐसे हालात बन गए कि हिंदू और मुसलमान जो है उनको घुटने टेकना पड़ गए ब्रिटिशर्स के आगे। तो यहाँ पर अब वो जो हिंदू और मुसलमान हैं उनको हम लोकल्स कहते हैं। ठीक है, लोकल्स, लोकल्स मतलब जो कि ऑल इंडिया के या बर सग़ीर के रहने वाले थे, ठीक है, उनको लोकल्स हम कहते हैं। तो क्वेश्चन ये पैदा होता है कि 1857 की ये जो जंग थी बिटवीन लोकल्स एंड ब्रिटिशर्स, ठीक है, लोकल्स का मतलब इसमें हिंदू भी थे, इसमें सिख भी थे, इसमें मुस्लिम्स भी थे, और भी जो यहाँ पे माइनॉरिटीज़ थी वो भी मौजूद थी, इनके जो ऑलरेडी बर सग़ीर के रहने वाले थे। और यहाँ पे तब हुक्मरानी जो है वो मुसलमानों की थी। ठीक है, और मुसलमानों का जो आखिरी रूलर है जो कि मुगल्स में से था, ठीक है, आखिरी रूलर रूलर जो है वो किस में से था, मुगल्स में से था, और उसका नाम जो है वो बहादुर शाह जफर था, जिससे उन्होंने इक़्तिदार छीना ब्रिटिशर्स ने 1857 में। और फिर यहाँ पे अंग्रेज़ों की हुकूमत आई। तो अब मुसलमान, आपको पता है कि 712 में दाखिल हुए मोहम्मद बिन कासिम ने जब हमला किया। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम के हमले से मुसलमान बर सग़ीर में दाखिल हुए, सबसे पहले सिंध में दाखिल हुए, जिसको इसलिए बाबुल इस्लाम भी कहा जाता है सिंध को, क्योंकि यहाँ से इस्लाम फैलना शुरू हुआ। तो सिंध में राजा दाहर को शिकस्त दी मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में। और उससे आगे फिर आस्ता आस्ता जितना भी दौरे हुकूमत आया वो सारा मुस्लिम्स का आया, सिवाय कोई एक अद्धा साल जो है वो यहाँ पे हिंदू रूल का हमें मिलता है, लेकिन बाकी सारा जितना भी है वो मुस्लिम्स का दौरे हुकूमत था। इसमें फिर स्लेव्स आए, ठीक है, स्लेव डायनेस्टी आई, और फिर पहले से पहले महमूद गजनवी ने हमले किए, वो इक़्तिदार में रहा, फिर स्लेव डायनेस्टी, फिर दूसरी डायनेस्टीज आती गई। ठीक है, खिलजी आए, सैयद आए, लोधी आए, फिर मुगल्स आ गए, मुगल्स जो है उनकी हुकूमत चलती रही। और फिर जो आखिरी हुक्मरान था यहाँ पे मुसलमानों का, तो बहुत एक लंबे इक़्तिदार से, एक लंबे दौर से जो है मुसलमान इक़्तिदार में थे। और यहाँ पे लास्ट रूलर जो है वो मुसलमानों का बहादुर शाह जफर था। ठीक है, तो अब सवाल ये पैदा होता है कि वाई द लोकल लॉस्ट द वार। ठीक है, वार ऑफ 1857। और फिर इससे आगे जो है वो हम चलेंगे। तो थोड़ी सी मैंने तमीद बांध दी, तमीद इसलिए बांधी कि थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड जो है वो पीछे से क्लियर हो जाए। ठीक हो गया, और अब जो है वो इसको स्टार्ट करते हैं पोस्ट पार्टीशन सॉरी प्री पार्टीशन पीरियड को। प्री पार्टीशन पीरियड, ये है जी 1857 टू 1947। अक्सर क्वेश्चन आते हैं यहाँ से पाक स्टडी के आपके प्री पार्टीशन पीरियड में से ही।
इसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये हमारे जहनों में पैदा होता है कि वाई द लोकल्स लॉस्ट द वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। लोकल्स ने क्यों ये हारी और ब्रिटिशर्स ने क्यों ये जीती, उसके रीजंस क्या थी, वो रीजंस आपके जहन में होंगे तो फिर आगे अच्छे से आपको एमसीक्यूज तैयार हो सकेंगे। एक बैकग्राउंड क्लियर होगा तो फिर अच्छे से आपको जो है वो आगे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो मसला ये था कि हमारे पास जो लास्ट रूलर था वो मैंने आपको बताया कौन है जी, बहादुर शाह जफर। तो अक्सर ये भी क्वेश्चन आया है कि हु वाज द रूलर एट द टाइम ऑफ द वार ऑफ इंडिपेंडेंस, या फिर ये भी क्वेश्चन आया कि हु वाज द लास्ट रूलर्स ऑफ मुगल एम्पायर्स, या फिर ये भी क्वेश्चन आया कि हु वाज द लास्ट रूलर्स ऑफ मुस्लिम सल्तनत इन दिल्ली, ठीक है, या इन सब कॉन्टिनेंट, ठीक है, सब कॉन्टिनेंट का जो लास्ट रूलर था मुसलमानों का वो कौन था। ठीक है, तो सबका आंसर यही है कि बहादुर शाह जफर। ठीक, बहादुर, बहादुर जी जी। स्क्रीन नहीं शो हो रही? बाकियों को भी नहीं हो रही स्क्रीन शो? अच्छा, हो रही है, बाकी तो कह रहे हैं हो रही है। आपकी तरफ कोई शायद सिग्नल इशू होगा, तो आप दोबारा रिकनेक्ट कर लें, रीज्वाइन कर लें। जिनकी तरफ नहीं हो रही ना किसी को अगर, तो वो रीज्वाइन कर ले। हाँ जी, अली अरशद आपको भी हो रही है शो? अच्छा चलें, ठीक है, अब आ गए हैं आप भी। चलें, क्या बात। अच्छा जी, बहादुर शाह जफर वाज द लास्ट रूलर ऑफ मुगल एम्पायर्स, या फिर आप इसको कह लें मुस्लिम एम्पायर्स, या मुस्लिम सल्तनत इन सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, तो ये लास्ट रूलर था, ठीक है, बहादुर शाह जफर। अच्छा, फिर ये भी क्वेश्चन आता है कि वो कौन सा मुस्लिम रूलर है जो कि पोएट भी था। तो यहाँ पे मैक्सिमम बहादुर शाह जफर का ही नाम आता है। एक और भी वैसे पोएट था, बाबर जो है वो भी पोएट था, लेकिन ये बहादुर शाह जफर एक जैसे कहते हैं ना नामी गिरामी पोएट, तो ये नामी गिरामी पोएट था बहादुर शाह जफर। ठीक है, तो बहादुर, ये भी क्वेश्चन आता है कौन मुस्लिम रूलर में से पोइट हुक्मरान था। तो बहादुर शाह जफर वाज बेसिकली अ पोएट। ठीक है, शायर था ये। ठीक है, अच्छा, चलें, यहीं से बात निकल आई कि मुसलमानों के जो जंग हारने की एक वजह ये भी थी, और भी वजूहत थी, लेकिन उनमें से एक वजह ये भी थी कि ये जो बहादुर शाह जफर था, मतलब आप इसको कह लें लैक ऑफ लीडरशिप। ठीक है, आप कह सकते हैं लैक ऑफ, ड्यू टू लैक ऑफ लीडरशिप। एक तो ये ओल्ड भी था, लैक ऑफ लीडरशिप, ये ओल्ड रूलर था, बूढ़ा था, लैक ऑफ लीडरशिप, ओल्ड रूलर, ठीक है, कमज़ोर फैसले। ठीक है, और वैसे भी मैंने कहा कि ये पोएट था, तो ही वॉज नॉट अ गुड वॉरियर। ठीक है, ये वॉरियर तो नहीं था ना, जंगजू तो नहीं था, ठीक है, बट ही वॉज अ पोएट, ये अच्छा एक पोएट जरूर था, लेकिन ही वॉज नॉट अ वॉरियर। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्या करता, आगे से जो दुश्मन थे या ब्रिटिशर्स थे उनको दो गजलें उठा के मार देता, और इसने क्या करना था। ठीक है, वो क्या नाम है इसका, शेर भी एक बड़ा मशहूर है, क्या नाम है, कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए। आगे आप लोग पढ़ दें, आप लोगों में से कोई पढ़ दे, सबको आता है। कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, पढ़ें जी। आ, दो गज जमीन भी ना मिली कुए यार में, तो ये बहादुर शाह जफर का शेर है। ठीक है, एक और भी बड़ा इंपॉर्टेंट इसका मशहूर शेर है, उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन। आगे जी। हाँ जी, ठीक हो गया। तो दो आरज़ू में कट गए दो इंतजार में, तो ये बहादुर शाह जफर के और भी शेर हैं, एक दो मैंने आपको सुना दिए। तो कहने का मकसद ये है कि ही वाज अ पोएट, तो क्या करता है, एक दो शेर आगे से मार देता, ठीक हो गया।
इसका मतलब लैक ऑफ लीडरशिप थी यहाँ पे, ठीक है, इस वजह से भी ये भी एक सबब बना। फिर ये है कि लैक ऑफ इक्विपमेंट थी। ब्रिटिशर जो है वो अपने साथ जदीद असला लाए थे, ठीक है, लैक ऑफ, और इनके पास वही ये सब फटा पुराना असला था, इक्विपमेंट। जिस तरह आपने पढ़ा होगा कि जब बाबर ने जंग जीती थी तो उसके मुकाबले में जो है वो लोधी था, इब्राहिम लोधी। बाबर ने पानीपत के मकाम पे उसको शिकस्त दी थी इब्राहिम लोधी को। अब उस शिकस्त की भी रीजन ये थी कि इब्राहिम लोधी के पास वो ओल्ड जो है क्या नाम है प्लान था, और ओल्ड उसके पास सारा हथियार थे, और ओल्ड जो है सारा उसका प्रोसेस था। मतलब वही हो, उसने मुकाबले में हाथी, जिस तरह हाथियों पे बैठ के जंग करते हैं, लेकिन बाबर जो है वो सामने से जदीद असला लाया। बाबर ने पहली दफा बैटल फील्ड में तोपें इस्तेमाल की, ठीक है, बंदूकें इस्तेमाल की, तोपें इस्तेमाल की। तो वो हाथियों को तो समझ नहीं लगी आगे से क्या चीज चल रही है, क्योंकि उन्होंने तो पहली दफा तोपें देखी थी। तो हाथी जो है वो अपने ही बैक बैक दौड़े ना, पाँव, पिछले पाँव दौड़े, तो अपने ही लश्कर को वो लिताड़ के चले गए। ठीक हो गया, तो यही वजह बनी, क्योंकि बाबर ने आगे से जदीद असला इस्तेमाल किया, आगे से हाथी जनाब इधर से और ढेर सारे, लेकिन फौज जो है वो इब्राहिम लोदी की ज्यादा थी। लेकिन वो उसका उल्टा असर ये पड़ा कि वो हाथियों ने तो कभी तोपें देखी नहीं थी, तो आगे से जब तोपें उसने चलाई बाबर ने, तो हाथियों को पजल हो गए बेचारे हाथी भी, ठीक है, कि ये क्या आ रहा है आगे से, तो वो घबरा के पीछे को दौड़े, तो अपनी फौज को लिताड़ दिया उन्होंने। तो इसलिए ये वजह बनी बाबर की। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही था कि मुसलमान जदीद असले से तो वाकिफ नहीं थे, ब्रिटिशर्स के पास जदीद असला था। तो जाहिर बात है, जहाँ पे जदीद असला होता है तो वो भी एक रीज़न होती है किसी जंग को जीतने के लिए। फिर ये है कि लैक ऑफ फाइनेंस भी था, लैक ऑफ फाइनेंस, ठीक हो गया। और फिर ये है कि मुसलमानों का जो है ना, अब यहाँ पे चूंकि लैक ऑफ लीडरशिप थी, तो नो प्रॉपर एम एंड गोल। मुसलमानों को कोई मकसद नहीं था कि हम ये जंग क्यों लड़ रहे हैं, बस हमने बस शिकस्त देनी है, ये उनको था, ठीक है, नो प्रॉपर, यानी कि उनको कोई नहीं, कोई उभारने वाला, कोई सामने लाने वाला, भाई आखिर हमने ये जंग क्यों लड़नी है। जबकि ब्रिटिशर्स जो है वो पूरे एम से आए थे, वो पूरे गोल से आए थे। वो पूरे 1600 से जब से आए थे, तो वो अपने गोल पे, अपने मकसद पे काम कर रहे थे कि हमने यहाँ पे कब्जा करना है। पत्ती बेचने तो वो नहीं आए थे, ठीक है, उनका मकसद था कि हमने बड़े सगीर में कब्जा, यानी कि वो एक एम लेकर आए थे, वो एक गोल ले, तो जब किसी के सामने उसका एम होता है या गोल होता है तो फिर वही कामयाब होता है, ठीक है। और तो ये कुछ रीजंस मैंने आपको लिख दी। तो फिर यहाँ पे ये जो जंग हुई 1857 की, यहाँ पे दो किस्म के रिजल्ट्स जो हैं वो सामने आए हमारे पास, ठीक है, एक जनरल इम्पैक्ट सामने आए, और एक जो है वो उसको आप कह लें कि अनडिजायरेबल इम्पैक्ट्स जो हैं वो सामने आए, ठीक है। उन इम्पैक्ट्स में क्या क्या चीज़ें थी कि सबसे पहले इसके इम्पैक्ट ये हुए कि जंग तो ये हो गई, लेकिन जंग के बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिशर्स की, इंडिया कंपनी, इसको जो है एबॉलिश कर दिया गया। एबॉलिश्ड क्यों? जंग के कुछ सालों बाद, यानी कि 1874 में ये एबॉलिश कर दी गई। इन 18, तो ये एमसीक्यूज आपको मैं लिख के दे रहा हूँ, पूछा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी कब एबॉलिश की गई, तो 1874 में एबॉलिशन की ख़त्म कर दी गई। क्यों ख़त्म कर दी गई? क्योंकि इनका मकसद पूरा हो चुका था। जिस मकसद के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई गई थी कि हम बर सग़ीर पर कब्जा करेंगे, वो चूंकि मकसद पूरा हो चुका था, तो एबॉलिश कर दी गई ईस्ट इंडिया कंपनी 1874 में। दूसरा पूछा जाता है क्वेश्चन के जो इन्होंने एक ब्रिटिशर्स ने डॉक्ट्रिन शुरू की थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है, उसको भी एबॉलिश कर दिया गया जंग के फौरन बाद 1858 में। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये क्या डॉक्ट्रिन थी कि जो यहाँ के राजा होते थे ना, बड़े सगीर के, यहाँ पे रिवाज ये था कि जब राजा मर जाता था उसका बेटा राजा बनता था। तो ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे अपना कब्जा बनाने के लिए ये एक डॉक्ट्रिन शुरू की कि जिस राजा का बेटा नहीं होता था ना, तो ब्रिटिशर्स कहते थे कि जिस राजा का बेटा नहीं होगा, अगर वो राजा मर जाएगा तो उसकी जगह हम जो है वो हम में से कोई बनेगा, ठीक है, हम में से कोई वहाँ का क्या नाम है लीडर बनेगा, ठीक हो गया। तो ये इसको कहते थे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है, कि ब्रिटिशर्स में से कोई बनेगा अगर राजा का आगे बेटा ना हुआ। तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी खत्म कर दी गई। क्यों? क्योंकि अब सारा कंट्रोल ही ब्रिटिशर्स के पास आ चुका था, वो जंग जीत चुके थे, तो इसलिए इस डॉक्ट्रिन का भी अब फायदा नहीं था। तो 1858 में इसको खत्म कर दिया गया, 1858 में।
अब ये 1857 के बाद की जितनी डेट्स हैं उनके मैं एमसीक्यूज आपको लिख के दे रहा हूँ, थोड़ा सा स्टोरी समझा के, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद ब्रिटिशर जो थे, जो कि यहाँ पर तजारत के घर से आए थे, अब वो पूरे स्याह सफ़ेद के मालिक बन चुके थे, ठीक है। उन्होंने इसी तरीके से ब्रिटिश आर्मी जो है वो यहाँ पर उसको कहते थे ब्रिटिश इंडियन आर्मी, ठीक है। दे आल्सो मेड ब्रिटिश इंडियन आर्मी, दे आल्सो मेड ब्रिटिश, इसको नाम दिया गया ब्रिटिश इंडियन आर्मी का आफ्टर 1857। ये ब्रिटिशर्स ने बनाई यहाँ पे, ठीक हो गया। और इसी तरीके से कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड डेमोक्रेटिक डेवलपमेंट्स की ब्रिटिशर्स ने, ठीक हो गया। और अब क्या था इसके, ये उसके कुछ जर्नल इम्पैक्ट्स थे। अब इसके जो एंड अनडिजायरेबल इम्पैक्ट्स थे, जो नाकाबिले बर्दाश्त थे मुसलमानों के लिए, वो क्या थे कि ग्रेट लॉस फॉर ऑल, इनके सब के लिए तकरीबन वो अनडिजायरेबल थे कि जानी नुकसान तो हुआ, सबका हुआ, तो इट वाज अ ग्रेट लॉस फॉर ऑल, स्पेशली फॉर द मुस्लिम्स, सबके लिए जानी नुकसान हुआ, बट स्पेशली फॉर द मुस्लिम्स के लिए ये बहुत बड़ा नुकसान था, क्योंकि उनके लिए सिर्फ जानी नुकसान नहीं था, उनके लिए ये माली नुकसान भी था, उनके लिए ये बादशाह का नुकसान भी था, ठीक हो गया। क्योंकि इसके बाद उनको नौकरियों से भी निकाल दिया गया, उनसे बादशाह भी छीन ली गई। अंग्रेज़ तो पहले भी गुलाम थे, पहले वो मुसलमानों के गुलाम थे, तो बाद में वो अंग्रेज़ों के गुलाम हो गए। तो देर वाज अ नो बिग चेंज फॉर हिंदूज, ठीक है, हिंदूज की बात कर रहा हूँ कि हिंदूज पहले भी गुलाम थे, पहले वो मुसलमानों के गुलाम थे, बाद में अंग्रेज़ों के गुलाम हो गए। लेकिन देयर वाज अ ग्रेट चेंज फॉर मुस्लिम, पहले वो सरदार थे, बादशाह थे, और अब गुलामी में आ गए। तो अगर बंदा पहले भी एक ही हैसियत का हो, बाद में भी उसकी हैसियत चेंज करके वही रखी जाए कहीं और पे, तो उसको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पहले बंदा, एक फर्ज कर ले 17 स्केल में जॉब कर रहा हो किसी अफसर रैंक पे, उसको जो है वो क्या नाम है, नीचे का कोई स्केल दे दिया जाए 14वां या 13वें में, उसको वो कर दिया जाए, तो फिर उसको बड़ा असर पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि वो जो है ना, पहले बात एक अफसर वाले रैंक में रह चुका है, जब नीचे वाला काम करेगा तो उससे होगा नहीं। इसलिए मुसलमान पहले बादशाह थे, तो अब गुलामी में आ गए, तो मुसलमानों के लिए तो बहुत बड़ा ये लॉस था, बहुत बड़ी चेंज थी, ठीक हो गया। और अब ये जंग खत्म हो गई 8 जुलाई 1859 को। पूछा जाता है कि ये स्टार्ट कब हुई थी। 2 जनवरी को वैसे स्टार्ट हो गई थी, 2 जनवरी 1857 से इसका आगाज हो गया था। समटाइम अगस्त का भी यहाँ पे इसको चेक कर लीजिएगा, समटाइम ऑप्शन में अगस्त भी आता है, ठीक है। 2 जनवरी से वैसे इसका स्टार्ट हो गया था, लेकिन सही अगस्त में ये आप समझे भड़क उठी थी, ठीक हो गया। तो ये स्टार्ट हुई थी, और इसका जो एंड हुआ था 1859 में, 8 जुलाई 1859। 8 जुलाई 1859, तो ये आपने इसके स्टार्ट डेट और इसकी एंड डेट याद रखनी है, वार ऑफ इंडिपेंडेंस की, ठीक हो गया। अब क्या हुआ कि अब हिंदू जानते थे कि मुसलमानों को तो अब के वो जानते थे कि मुसलमानों समेत हमें भी मार पड़ने वाली है, अब अंग्रेजों ने हमसे बदले लेने हैं चुन चुन के, ठीक हो गया। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने साजिश खेली हिंदुओं ने, उन्होंने सारा इल्ज़ाम जो है मुसलमानों पे डाल दिया, ठीक है। उन्होंने कहा ये काम है मुसलमान, हालांकि जंग में सबसे ज़्यादा आगे आगे हिंदू थे, ठीक है, हिंदू भी नहीं चाहते थे ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए, ठीक है, जंग में सबसे ज़्यादा आगे हिंदू थे, ठीक हो गया। लेकिन जब जंग हार गए तो उन्होंने अपने पाँव खींच लिए, उन्होंने सारा इल्ज़ाम जो है मुसलमानों के सिर थोप दिया, ठीक है। तो और कि उसकी रीज़न क्या थी, यानी कि उन्होंने क्या कह के मुसलमानों पे इल्ज़ाम लगाया, यानी कि उन्होंने जस्टिफिकेशन क्या पेश की अंग्रेज़ों को, ऐसी जस्टिफिकेशन के जिससे अंग्रेज़ जो हैं वो मान जाएं, और वाकई अंग्रेज़ों को यकीन आ जाए कि हिंदू तो बेचारे मासूम हैं, उन्होंने तो किया ही कुछ नहीं, ठीक है, ये तो सारा करद रही मुसलमानों का है, ठीक है। तो उन्होंने क्या जस्टिफिकेशन पेश की, उन्होंने यही जस्टिफिकेशन पेश की कि हिंदूज वर क्विक enough to realize Britishers that the whole war of independence was planned, organized, फिर आप लिख लें, चलें स्ट्रेटेजाइज भी लिख लें,
strategized strategized established, मतलब जो जो इल्ज़ाम थे उन्होंने मुसलमानों के सिर थोप दिए, इम्प्लीमेंटेड एंड फॉट by the Muslims by the Muslims of subcontinent and the Hindus were innocent, वो तो है ही मासूम, उन तो किए कुछ नहीं about it. Moreover, to strengthen their statement, they said, sir, you snatched, सर उन्होंने किसको कहा, ब्रिटिशर्स को, you snatched the rule from the Muslims and not from the Hindus. So why we had fight against you? उन्होंने ये दलील पेश की, उन्होंने कहा कि आपने जो है वो हुक्मरानी मुसलमानों से छीनी है, हिंदुओं से तो छीनी नहीं, ठीक है, तो हम आपके खिलाफ क्यों भड़केंगे, ठीक है, हमें आपसे भला क्या तकलीफ हो सकती है, तकलीफ तो उनको होगी जिनसे आपने बादशाह छीनी है, इसलिए हम तो जो है वो बेकसूर है, ठीक है। उन्होंने अपने आप को पूरा जोर लगा के अंग्रेजों के दिलों में अपनी मोहब्बत डाल दी और अपने आप को बेकसूर कर दिया। अच्छा, उन्होंने तो अपने आप को बेकसूर साबित कर दिया हिंदुओं ने, अब इधर मुसलमान क्या कर रहे थे, मुसलमान कह रहे थे कि ये ब्रिटिशर जो हैं ऐसे हैं वैसे हैं, इन्होंने हमसे बादशाह छीन ली, इनके मुसलमान हिंदुओं की स्टेटमेंट को ही प्रूव करने में लगे हुए थे, ठीक है, यानी कि हिंदुओं की स्टेटमेंट को ही वो क्या नाम है तीली दे रहे थे, आग दे भड़का रहे थे मजीद, यानी कि वो बजाय इसके कि हिंदुओं की स्टेटमेंट को वो रिबट करते, वो अंग्रेजों का और यकीन जो है वो मजबूत हो गया कि मुसलमान तो वाकई हमें बर्दाश्त नहीं कर सकते, ठीक हो गया। तो मुसलमान क्योंकि कह रहे थे कि ये काफिर हैं, ठीक है, इनको भगा दें इधर से, उठा के बाहर फेंकें, ठीक है, और हम इनके खिलाफ ये कर देंगे वो कर देंगे, इन्होंने हमसे बादशाह छीनी है, ठीक है। फिर उनकी जो ज़बान थी अंग्रेज़ों की उसके बड़े सख्त खिलाफ हो गए मुसलमान, ठीक है। हिंदू जो है वो बड़े मासूम बन गए, वो उन्होंने एक्सेप्ट कर ली इंग्लिश, ठीक है, लेकिन मुसलमान इंग्लिश के खिलाफ हो गए। जो इंग्लिश पढ़ता था वो मुसलमानों ने फतवा लगा दिया जी, जो भी इंग्लिश पढ़ेगा वो काफिर हो जाएगा, उसका निकाह टूट जाएगा, उस पर इस किस्म के फतवे जो है वो जारी हो गए, ठीक है। और अब इससे हो क्या रहा था, एक्चुअली इससे जो है वो हिंदुओं की स्टेटमेंट मजीद जस्टिफाई हो रही थी, ठीक है, मजीद अंग्रेज समझ रहे थे कि वाकई हमारे दुश्मन तो मुसलमान है, हिंदुओं ने तो किए कुछ नहीं, ठीक है, मजीद यानी कि हिंदुओं की स्टेटमेंट क्या हो रही थी, जस्टिफाई हो रही थी अंग्रेजों को, ठीक हो गया। अब जो है अंग्रेजों ने भी फिर जारी बात है उनके भी क्या नाम है जहन में खुद की, उन्होंने जनाब चुन चुन कर फिर मुसलमान मारना शुरू कर दिए, ठीक है, बजाय हिंदुओं को। तो तकरीबन कुछ इस जंग के बाद उन्होंने कोई 27,000 मुसलमानों को फांसी दे दी, ठीक हो गया। तो 27,000 मुस्लिम्स वर हैंग्ड, उन्होंने लटका दिए ब्रिटिशर्स ने, क्योंकि कंट्रोल उनके हाथ में था, हुकूमत उनके हाथ में थी, ठीक है। और कुछ को जो है मुस्लिम्स वर पनिश्ड, उनको पनिश किया गया, कुछ को सेंटेंस कर दिया गया, ठीक है, और कुछ को जो है वो फायर्ड फ्रॉम द जॉब कर दिया गया, जॉब से निकलवा दिया गया, ठीक है। अब अंग्रेजों ने उलमा पकड़ लिए, मदरसे जला दिए, ठीक हो गया। अच्छा, ये मैंने थोड़ा सा बैकग्राउंड क्यों आपको सुनाया है, ये क्यों आपको जहनों में थोड़ा सा इस तरीके से मैंने एक बैकग्राउंड पेश किया है, क्योंकि असल में मैं बताना ये चाहता हूँ ताकि आपके जहन में बैठ जाए ये बात कि क्यों यहाँ पे ज़रूरत पेश आई। अब जिस तरह आपको पता होगा कि
जब बादशाह अकबर आया था तो उसने एक दीन ईजाद किया था, दीन इलाही। ठीक है, दीन अकबरी या दीन इलाही। और जब वो बादशाह अकबर इस्लाम को ले डूबने लगा था, तो वहां पर एक लीडर आप कह लें या स्कॉलर कह रहे हैं सामने आए, जिनका नाम शेख अहमद सरिंदी था। उन्होंने रिबट किया दीन इलाही को और ख़त्म किया। और फिर उसके बाद औरंगज़ेब आया, वो इसी तरीके से इस्लाम को ले डूबने लगा था और चीज़ों को ले डूबने लगा था, तो उसको जो है वहाँ से बचाया शाह वलीउल्लाह ने। ठीक है। और यहाँ पर फिर इसी तरीके से एक जो सिख थे उनके खिलाफ जिहाद लड़ा था शेख अहमद सरिंदी ने। ठीक है, सैयद अहमद सरिंदी ने, सॉरी। तो अब ये क्या है कि यहाँ पर भी ज़रूरत थी किसी ऐसे बंदे की, ठीक है, कि जो ये जो सिचुएशन पैदा हो चुकी थी कि जो हिंदूज थे उनकी स्टेटमेंट जो है वो जस्टिफाई हो रही थी मुसलमानों के भड़कने की वजह से, मुसलमानों के नफरत की वजह से अंग्रेज़ों के साथ, मुसलमानों की इंग्लिश ज़बान को रिबट करने की वजह से, उसको उसके खिलाफ फतवे लगाने की वजह से जो वो जो सिचुएशन पैदा हो रही थी। और उधर से अंग्रेज जो है वो फिर बदले में मुसलमानों को मार रहे थे। मैंने कहा 27,000 लोगों को फांसी दे दी उन्होंने, कई मदरसे जला दिए। मतलब ये बड़ा 1857 के बाद अफरा तफरी सी फैल गई, मुसलमानों को नौकरियों से निकाल दिया। तो यहाँ पर बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन पैदा हो चुकी थी और अब ऐसी ज़रूरत थी कि कोई ऐसा बंदा आए कि जो अंग्रेज़ों के दिलों में मुसलमानों की मोहब्बत पैदा कर सके। ठीक है, यानी कि मुसलमानों की वो जो नफरत पैदा हो चुकी थी किसी टेक्निकल तरीके से, जिससे अंग्रेज भी खुश हो जाएं और मुसलमान भी जो है उनका भी काम हो जाए। ठीक है, वो दोबारा अपनी बहाली की तरफ आए, बजाय इसके कि नौकरियों से निकलें, बजाय इसके कि मजीद मदरसे जलाए जाएं, बजाय इसके कि मजीद नफरतें पैदा हों। तो दोनों को पैचअप करने की ज़रूरत थी, मुसलमानों और अंग्रेज़ों को। ठीक है, बायमी इत्तेहाद करने की ज़रूरत थी। तो यहाँ पर वैसे काफ़ी क्रिटिकल पॉइंट्स भी सामने आते हैं। तो मैं तो ये नहीं कहता कि मैं इस साइड पे बात कर रहा हूँ या उस साइड पे बात कर रहा हूँ, तो मैं एक जनरल सिचुएशन बयान कर रहा हूँ। ठीक हो गया। तो कई लोगों ने तनकीद भी की। तो यहाँ पर जो आदमी हमारे सामने आया उनका नाम था सर सैयद अहमद खान। तो उन पे काफ़ी लोग जो है वो क्रिटिसाइज भी करते हैं, उनको प्रो ब्रिटिशर भी कहते हैं कि ये सर सैयद अहमद खान जो है वो ब्रिटिशर्स के साथ थे, ब्रिटिशर्स के साथ मिले हुए थे। वो जानबूझ के जो है उन्होंने इंग्लिश ज़बान को फ़रोग दिया सब कॉन्टिनेंट में। मैं उसके दूसरा पहलू बयान कर रहा हूँ, जो लोग तनकीद करते हैं उनकी तरफ से, कि उन्होंने जानबूझकर जो है वो इंग्लिश को फ़रोग दिया, जानबूझकर मगरबी तालीम पर जोर दिया। ठीक है, क्योंकि वो अंग्रेज़ों के साथ मिले हुए थे। ठीक है, लेकिन कुछ लोग उनको बड़ा अच्छा समझते हैं, कुछ लोग मतलब तरह तरह के उन पर फतवे भी आयद करते हैं। कुछ लोग उनको अच्छा समझते हैं कि नहीं, ये वक्त की ज़रूरत थी ऐसा करना जो है, वो एक वक्त की मसलहत जैसे आप कहते हैं कि कुछ देर मसलहत के लिए बेशक दुश्मन के जो है वो लहजे में ढल के जो है तो वो अपना काम निकलवाना चाहिए। तो कुछ लोग इसको मसलियत कहते हैं, कुछ लोग इसको जो है वो प्रो ब्रिटिशर कहते हैं उनको। तो बहरहाल जो भी है, मैंने दोनों तरफ से जो है वो पहलू पेश कर दिए। तो लेकिन यहाँ पर फिर हमने चूंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, तो हमने तो सिर्फ अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की हद तक रहना है। बाकी जो मसले मसाइल थे वो हमने नहीं डिस्कस करने। तो सर सैयद अहमद खान जो हैं, अब उनकी हम हिस्ट्री को या उनके जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उसके हवाले से देखेंगे। पीछे से थोड़ा सा मैंने आपको सिनेरियो बता दिया कि किस तरीके से यहाँ पे उनकी ज़रूरत पेश आई। और यहाँ पे अब चलते हैं जी सर सैयद अहमद खान की तरफ। जी स्टूडेंट, यहाँ तक स्टोरी क्लियर है सबको? हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है? बोल रहे हैं कोई? थोड़ा सा आप लोग भी बोल रहे हैं। अच्छा चलें, ठीक है, गुड। चलें जी, इसका स्क्रीनशॉट ले लें जी, आगे फिर आते हैं सर सैयद अहमद खान की तरफ। सर सैयद अहमद खान जो है वो 18 अक्टूबर 1817 में दिल्ली में पैदा हुए।
he belongs to elite class family। इनका टाइटल पूछा जाता है, his title is या was जवादुद्दौला। इसी तरीके से इनको सैयद हादी भी कहा जाता है। ठीक है, जवादुद्दौला कहते हैं इलम वाला, इलम रखने वाला जवादुद्दौला। ठीक है, और सैयद हादी भी इनको कहा जाता है। सैयद इब्ने इब्ने सैयद आदि, सॉरी सैयद आदि नहीं, इब्ने सैयद आदि। ठीक है, ये इनके ग्रैंडफादर का नेम था, उसकी वजह से इनको कहा जाता है। अच्छा, और फिर जो है इनके फादर इनके अर्ली एज में ही इनके बॉर्न होने के बाद जो है वो वफात पा गए। ठीक हो गया। और पहले जो है ये एक ऑफिस बॉय की जॉब करते रहे। एज ऑफिस बॉय। ठीक हो गया। और फिर ये है कि इनको 1841 में सब जज बना दिया गया। ठीक है, सब जज। जिस तरह जज होता है ना, जज से एक जिस तरह तहसीलदार होता है, नायब तहसीलदार होता है, इस तरह जज और फिर सब जज। ही बिकेम सब जज इन 1841। क्या टाइम हो गया? चलें, अब तकरीबन आपका टाइम भी होने वाला है। तो आज थोड़ी सी तादाद मुझे कम लग रही है फर्स्ट डे की वजह से, दोबारा जो फर्स्ट डे है। तो कल से इंशाल्लाह यहाँ से फिर हम स्टार्ट करेंगे। सर सैयद अहमद ख़ान और इनका पूरा जितनी भी खदमात हैं ये इनकी हवाले से जो क्वेश्चन आते हैं वो फिर हम कल से इंशाल्लाह देखेंगे। हाँ जी, यहाँ तक किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ ले, मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ। चलें ले लें, बहरहाल उसको कल हम कंप्लीट कर लेंगे, ले लें शॉर्ट उसके तो। कुछ ही बस सिर्फ मैंने स्टार्ट करवा दिया, मैंने कहा स्टार्ट हो जाए तो इंशाल्लाह कल हम इसको डिटेल में देखेंगे। चलें जी, अटेंडेंस मैंने ले ली है, किसने को क्वेश्चन पूछना है तो पूछ ले। जी स्टूडेंट्स, क्लियर है सबको? चलें ठीक है, गुड। ओके फिर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। जी अल्लाह हाफिज़।